हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज एक बहुत ही खास दिन है हम सब लोगों के लिए। तो आज 15 अगस्त के दिन पर हम लोगों का जो ये टीआरई 3 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, उसका ये पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में हमारा जो टीआरई 3 का पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर सॉल्यूशन में 30 जो क्वेश्चंस हैं उसमें काफी सारे आपको अच्छे सवाल मिलेंगे जो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके टीआरई 4 एग्जाम के लिए। और अगली क्लास से हम लोग टीआरई 4 का जो अपना सिलेबस है उसके सिलेबस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, थियरी के पार्ट को पढ़ेंगे, उस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। ये जो सारा सिलसिला है वो हमारी अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबको, हम सबको मिल करके, पढ़ करके, बच्चों को पढ़ा करके इस देश की स्वतंत्रता का जो मान है वो बढ़ाना है, जो उसका रिजल्ट होना चाहिए वो हम लोगों को अब आगे बढ़ाना है। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन अब जो उसके अंदर और चीजें हैं हमें उसको और इंप्रूव करना है ताकि आजादी का असली फल आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। ठीक है, चलिए एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, 30 क्वेश्चन को मिनिमम डिस्कशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि क्लास जो है वो लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा, लाइव क्लास ज्वाइन नहीं हो पाता। तो ऐसा जिसका जो भी इशू है हमने आपको बता दिया है कि जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके कि अपनी जो प्रॉब्लम है आप बता दीजिए। जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो टीम से डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जब क्लास चलने लगती है तब आप लोग प्रॉब्लम बताते हैं, मैं क्लास पढ़ाऊं या आपकी प्रॉब्लम को देखूं, ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम करती है। ठीक है ना, तो क्लास के पहले या क्लास के बाद आपके जो भी इश्यूज हैं आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन एन एसी इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी फ्लोज थ्रू। अगर किसी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट है, वो करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो कह रहे हैं कि जो पावर लॉस होता है वो रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर में ये करंट फ्लो हो रहा है। और आपको पता जो एसी सर्किट होती है वो बहुत सारे वैरायटी की होती है, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट। ये बहुत सारे अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के टाइप होते हैं। तो करें कि आर सर्किट के अंदर अगर ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, एसी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो जो पावर लॉस होगा आर सर्किट के अंदर, क्या वो पावर लॉस नहीं होगा? पावर लॉस डज नॉट टेक प्लेस इन आर। ऐसा तो नहीं है, आपको पता है आर सर्किट में पावर लॉस काफी ज्यादा होता है ना। दूसरा क्या है, दी एवरेज पावर लॉस विल बी इतना, जो एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट की वजह से पास होने की वजह से जो एवरेज पावर लॉस होगा वो इतना होगा। नेक्स्ट है पावर लॉस चेंजेस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। ध्यान दीजिए,
जब हम डीसी सर्किट की बात करते हैं वहां पर पावर लॉस का फार्मूला होता है V इंटू में आई, V इंटू में आई। लेकिन जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो यहां पर पावर का ये फार्मूला अगर आप यूज करेंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है वो इस तरह से साइनोसोडल नेचर के तरीके से ये बदलती रहती है। वोल्टेज और करंट की वैल्यू अल्टरनेटिंग सिग्नल में बदलती रहती है, आपको पता है पीरियोडिकली चेंज होती है। तो अगर वोल्टेज और करंट की वैल्यू बदल रही है हर मोमेंट पर, हर मोमेंट पर अगर करंट और वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है तो इसका मतलब हर मोमेंट पर जो पावर लॉस है वो भी बदल रहा है। ये ध्यान रखना, ये आपका वेरिएबल है तो इसलिए पावर लॉस भी वेरिएबल है। तो ये पावर लॉस आपका होता है वेरी इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मतलब कि अलग अलग मोमेंट पर पावर लॉस की अलग अलग वैल्यू मिलती है एसी सर्किट के केस में। इसीलिए एसी सर्किट में हम लोग एवरेज पावर लॉस की बात करते हैं, एवरेज पावर लॉस, ठीक है ना। एसी सर्किट में हम एवरेज पावर लॉस की बात करते हैं, जबकि डीसी में एवरेज की जरूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वही एवरेज भी होगा, क्योंकि वहां पर वोल्टेज करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यहां पर चेंज होती, इसलिए हम एवरेज की बात करेंगे। तो एवरेज पावर लॉस का फार्मूला होता है VRMS, IRMS और उसके साथ में ये cos फाई। और जो VRMS है इसका फार्मूला आपको पता है, VRMS का फार्मूला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, V नॉट अपॉन रूट में 2। और V नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जिसको ऐसे जैसे VRMS लिख रहे हैं वैसे IRMS भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर V नॉट की बजाय VM यूज करेंगे मैक्सिमम के लिए, ये इन्होंने सिंबल यूज किया है। तो VRMS इक्वल टू VM अपॉन रूट 2, IRMS इक्वल टू IM अपॉन रूट 2। तो आप क्या लिखेंगे, और एक चीज आप देखिए, V का फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R होता है, तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू में रेजिस्टेंस R। तो हम चाहे तो इस VRMS की जगह पर लिख सकते हैं IRMS इंटू में R, तो यहां पर मिलेगा IRMS का स्क्वायर इंटू में R इंटू में cos फाई की वैल्यू यहां पर रखनी है, और cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्योर R सर्किट है तो cos फाई इक्वल टू होता है R बाई जेड। cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाई यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपका R बाई जेड। प्योर R सर्किट है, मतलब यहाँ पर Z की वैल्यू भी R के इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो प्योर R सर्किट के लिए cos फाई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये IRMS स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा, और यहां से IRMS का फार्मूला लिखेंगे IM अपान रूट 2, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IM का स्क्वायर अपान में 2 और इंटू में ये R हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो एसी सर्किट में पावर है वो अलग अलग मोमेंट पर बदलता भी रहता है, और जो एवरेज पावर होता है वो IM स्क्वायर अपान 2 इंटू R के इक्वल भी होता है, ये वैल्यू गिवन है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है मोर देन वन, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। इन एन एलसीआर सर्किट द डिस्चार्ज विल बी ऑसिलेटरी इफ। देखिए जो एलसी सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट होता है, इसके अंदर तीन तरह के डिके होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप जान लीजिए, इसमें तीन तरह के डिके होते हैं। एक होता है आपका हेवली डैम्प्ड, और एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, और एक आपका होता है ये अंडर डैम्प, ठीक है ना। तो हैवी डैम्पिंग होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग होता है और अंडर डैम्पिंग होता है। ये जो अंडर डैम्पिंग होता है, ये अंडर डैम्पिंग जो है ये ऑसिलेटरी नेचर का होता है, ये ऑसिलेटरी नेचर का होता है, और इसके लिए एक कंडीशन होती है एलसीआर सर्किट में कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन होती है 4L अपान सी के। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है 4L अपान में सी के, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। करें इन अ सिंपल सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R एंड हैविंग अ स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट I नॉट, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इज।
कौन सा सर्किट है जिसमें L है और R है? आपको पता है कि इंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है उसके लिए इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू ये आई नॉट क्या है? आई नॉट मैक्सिमम पॉसिबल करंट, जिसको स्टीडी वैल्यू बोल रहे हैं, ये वही आई नॉट है। और ब्रैकेट में आता है 1 माइनस में ई पावर माइनस में टी अपान टाउ, जहां पर टाउ को हम बोलते हैं टाउ इज टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू एल अपान आर। ठीक है ना, ये ग्रोथ ऑफ करंट का फार्मूला है किसी भी क्वाइल के अंदर। ठीक है ना, और अगर ग्रोथ की बजाय डीके का फार्मूला आपको लिखना है तो बस ये 1 माइनस वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हटा दीजिए, तो आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपान टाउ, वो डीके ऑफ करंट का फार्मूला है। तो यहां पर करंट के इंक्रीज होने की बात हो रही, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। और हमें करंट की इंक्रीमेंट का फार्मूला नहीं पूछा है, बल्कि पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। तो अगर ये इंक्रीमेंट ऑफ करंट का फार्मूला है तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नॉट मतलब इसको डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आई नॉट अंदर अब जाएंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन वही सेम होता है, वापस से इसके पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन टाउ एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ इनटू में यहां अलग से 1 अपॉन टाउ। और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरे पार्ट के अलावा अगर आप यहां पर देखें डी आई अपॉन डी टी, यहां पर ये चीज दिख रहा है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट जो है 1 अपॉन टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, 1 अपॉन टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाउ की जगह पर यानी आप यहां से ऐसे कह दीजिए डी आई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, और टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर रखेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आएगा आर अपॉन एल, मतलब कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन एल, आर अपॉन एल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, बिल्कुल डी आई अपॉन डी टी निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आर अपॉन एल, यानी टाइम कांस्टेंट का बिल्कुल उल्टा, टाइम कांस्टेंट का बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और ये टाइम कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, ये आपका क्वाइल के केस में टाइम कांस्टेंट है एल अपॉन आर। कल की क्लास में आपने क्वेश्चन देखा था शुरुआत में जिसमें टाइम कांस्टेंट की ही बात हो रही थी, लेकिन वो सी सर्किट की कैपेसिटर के केस में था, वो आरसी के इक्वल होता है। कैपेसिटर में जो टाइम कांस्टेंट होता है आरसी सर्किट में वो आर इंटू सी के इक्वल होता है, और एलआर सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एल अपॉन आर के इक्वल होता है। ठीक है ना, दोनों को टाइम कांस्टेंट ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कैन बी जनरेटेड बाय, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कैसे जनरेट कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सिग्नल बोलते हैं। वोल्टेज और करंट बोलने से अगर छुटकारा चाहिए तो सिग्नल बोल दीजिए। तो जो अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है वो प्रोड्यूस हम लोग करते हैं एसी जनरेटर से, और ये जो एसी जनरेटर होता है ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो वहां पर कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, यानी वोल्टेज आ जाएगा। उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज को ही हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये रिजल्ट भी मिलता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये फार्मूला हमें मिलता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ऐसे ही करंट का I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होना जरूरी है। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने का मतलब क्या? फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। फ्लक्स में चेंज कैसे होगा? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा फार्मूला होता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करिए, या जिस क्वाइल को रोटेट कर रहे हैं, जिस क्वाइल का फ्लक्स आप निकाल रहे हैं वो क्वाइल का एरिया चेंज करिए, या तो
ना तो आप फील्ड चेंज करिए और ना ही आप एरिया चेंज करिए, बल्कि इन दोनों के बीच का जो ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है, एंगल है, वो चेंज करिए। इस सवाल में ऑप्शन दिया है कि रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेशनरी कॉइल, अगर कॉइल रुका हो और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को चेंज किया जाए, अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज किया जाए, उसके डायरेक्शन को बदला जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर आप बदलेंगे कॉइल के साथ में, तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा कॉइल के साथ में, तो एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल थीटा भी बदलेगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने लगेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दीजिए और आप क्या रोटेट करिए, कॉइल को रोटेट करिए। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर देते हैं, कॉइल को रोटेट करेंगे, तो कॉइल कभी ऐसे होगा, कॉइल कभी ऐसे होगा, तो जो एरिया वेक्टर इसका बनेगा वो अलग अलग एंगल बनाएगा, तभी फ्लक्स में चेंज आएगा। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने का हमें तरीका ढूंढना था। 3 तरीके थे, चाहे बी चेंज करिए, चाहे ए चेंज करिए, चाहे इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करिए। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर ये दोनों करेक्ट है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। देखिए, ऐसे सवालों में एक चीज तो ठीक है कि आप एग्जाम में अगर मान लीजिए आपके इनमें से 3 में से कोई भी, ये 2 करेक्ट हैं, ये 2 करेक्ट हैं, या तीनों करेक्ट हैं, तब तो आप इसको चूज कर ही लेंगे, इस वाले ऑप्शन को। लेकिन अभी एनालिसिस के तौर पर हमें ये तो पता चल जाए कि तीनों में से ऐसे कौन 2 या 3 करेक्ट थे, कौन ऐसे 2 करेक्ट थे जिसकी वजह से हम ऑप्शन डी को चूज कर रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होता है रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर से क्या प्रोड्यूस होता है? रेक्टिफायर से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पीएन जंक्शन डायोड यही काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। A parallel LC circuit works as a rejector for a frequency FR, then FR is। शॉर्ट में समझ लीजिए, डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। 2 तरह की सर्किट होती है, एक होता है सीरीज, एक सीरीज LCR सर्किट होता है या LC सर्किट होता है, और एक होता है आपका पैरेलल। ठीक है ना? जो सीरीज LC सर्किट होता है उसमें रेजोनेंस की कंडीशन होती है XL इक्वल टू XC, और जो पैरेलल होता है उसमें भी होता है XL इज इक्वल टू XC। इसको रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन में यहां पर क्या होता है, इंपीडेंस जो होता है वो हो जाता है मिनिमम, और जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है तो करंट हो जाता है क्या, मैक्सिमम। करंट हो जाता है मैक्सिमम। यहां पर इस वाली कंडीशन में जो इंपीडेंस होता है वो हो जाता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, और इस वजह से जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो यहां से जब XL इक्वल टू XC करते हैं तो सॉल्व करने के बाद एक फार्मूला आता है। वो फार्मूले की अगर हम बात करें, वो फार्मूले की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है 1/रूट में 2 पाई, और अंडर रूट यहां पर आता है, सॉरी 1/2 पाई और रूट में LC। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब, और ये जो आपका सर्किट होता है LC सर्किट, या कह लीजिए LCR सर्किट, यहां भी आप LCR ले सकते हैं। LCR सीरीज जो होता है उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग सर्किट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। मतलब अगर बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, समझिए बात को, अगर बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होगा, हमारे सर्किट का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला आने वाला सिग्नल होगा, वो सिग्नल के करेस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा। यानी हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो सर्किट है, वो इस वाले फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को अपने अंदर सबसे ज्यादा उसको जो है अट्रैक्ट करेगा या अपने अंदर गेन करेगा, इसलिए एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। इसको हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एक्सेप्ट करने के पर्पज से ये लगाया जाता है। और इसमें क्या होगा कि इस जो यहां पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा, हालांकि इसका जनरल फार्मूला कुछ और है, बट हम यहाँ स्पेसिफिक LC के केस में लिख रहे हैं। LCR के केस में अलग फार्मूला आता है, बट वो मुझे अभी भूल गया है। तो हम इसमें सिर्फ LC के केस में जो यहाँ पूछा गया उसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो वही सेम आता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है ना? जबकि जनरल फार्मूला LCR के लिए कुछ और होता है।
तो ये जो फार्मूला यहां पर आता है, यानी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसके करस्पॉन्डिंग करंट सबसे कम फ्लो होगा सर्किट के अंदर, मतलब इस फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल होगा उसको हमारा ये सर्किट बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा या बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी सबसे कम फ्लो होगा। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है ना, रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। तो इतनी बातें तो अभी के लिए आप देख लीजिए। सीरीज एलसीआर एक्सेप्टर होता है, इस पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए करंट मैक्सिमम होता है। कंडीशन ये होती है रेजोनेंस की। जो पैरेलल एलसीआर होता है उसमें भी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेम होता है, बट ये रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग करंट सबसे कम फ्लो होता है। तो यहां पर बस इन्होंने वही पूछा था, फार्मूला पूछा था एलसी सर्किट में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इंपिडेंस की अलग अलग वैल्यू आती है, यहाँ पर z इक्वल टू आर, यहाँ पर z इक्वल टू आर अपान एल सी करके ये जो फार्मूले हैं वो अलग अलग आते हैं। हम लोग इसको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, द फॉर्म फैक्टर इन एन एसी सर्किट इज। एसी सर्किट के अंदर फॉर्म फैक्टर टर्म का क्या मतलब होता है? एसी सर्किट के अंदर फॉर्म फैक्टर टर्म का क्या मतलब होता है? तो देखिए ये टर्म होता है फॉर्म फैक्टर स्मॉल एफ इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या वैल्यू और अपान में एवरेज वैल्यू। अल्टरनेटिंग सिग्नल में या अल्टरनेटिंग करंट में हम चार तरह की चीजें डिस्कस करते हैं। एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है, एक पीक वैल्यू होती है जिसको वी नॉट से या वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारी होती है आरएमएस वैल्यू होती है। ऐसे ही वोल्टेज के लिए होता है, ऐसे ही करंट के लिए होता है। तो चार तरह की वैल्यूज यहां पर आती हैं। तो हम अगर आरएमएस वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो द रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज वैल्यू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज इज लेस आर इक्वल टू फोकल लेंथ। और हिंदी के भरोसे रहने वाले आप सभी लोगों को मैं ये बोल देता हूं कि आप ध्यान से बहुत देख लीजिए। भले ही आप हिंदी की डिमांड कर रहे हैं लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा हिंदी के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि इस पूरे पेपर में ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन आपको मिलेगा कि आप पागल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे वर्ड यूज होंगे जिनको आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये सारा गूगल वाला ट्रांसलेशन करके पेपर में दिया गया है, तो आप हिंदी के भरोसे एग्जाम में भी नहीं जा सकते, ठीक है। हालांकि हम क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराएंगे उसका ट्रांसलेशन सही होगा, जेन्युइन होगा, बट ये आपके एग्जाम का पेपर है और जैसे पेपर के अंदर लिखा था वही एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए किस तरह का ये ट्रांसलेशन है। फोकल लेंथ के लिए लिखा हुआ नाभीय दूरी। तो एग्जाम में थोड़ा इस चीज को लेकर आप ध्यान रखिए। इसलिए मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि हमने कमिटमेंट कर दिया है, बैच लॉन्च कर दिया है, हमने बोल दिया है क्वेश्चन की हिंदी भी रहेगी साथ में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि बहुत ज्यादा हिंदी को लेकर के अपना ओरिएंटेशन इंक्लाइनेशन मत रखिए। इंग्लिश को ही देखिए, आसान है, समझ में आ जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। अगर अभी भी आप इंग्लिश को नहीं फॉलो कर रहे थे, अभी आप क्लास में पढ़ना स्टार्ट करिए, बहुत आसान लगेगा आपको, हिंदी से बहुत आसान लगेगा इंग्लिश, ठीक है। करेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होता है, बराबर होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है। जो इमेज है वो इमेजिनरी होता है, ये सब पूछ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन तो सीखा होगा आपने। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, इनफाइनाइट पर, तो आपको पता है कि इसका जो इमेज बनता है वो यहां बनता है फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, और अगर इमेज फोकस पर बनेगा तो डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ इक्वल हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट को आप किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो फाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने पर क्या होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर आप इसको ले जाएंगे तो पैरेलल रे जो है वो ऐसे पास होगी जैसे लगेगा कि ये फोकस से निकल रही थी,
और एक सी की तरफ जाने वाली जो लाइन है वो इधर सी की तरफ जाएगी, तो यहां पर आपका इमेज बन जाएगा वापस से। तो ये जो इमेज यहां पर बना, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो कि आपको दिख रहा है फोकल लेंथ से क्या है, कम है। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो या तो फोकस पॉइंट पर बनेगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, या फोकस के पहले बनेगा जब ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। दो ही पॉसिबिलिटी होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉन्केव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, अलग अलग सिचुएशन बनती हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है। इनफाइनाइट और फाइनाइट के केस में या तो फोकस पर इमेज बनेगा या फोकस के अंदर बनेगा। तो यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज यहां पर अगर देखा, जब इमेज ये बना तो इक्वल था, जब यहां इमेज बना तो ये फोकल लेंथ से कम था, तो v लेस आर इक्वल टू f, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। और दूसरी बात, जो आपका यहां पर इमेज बनेगा दोनों ही केस में, क्योंकि यहां पर पॉलिश किया गया है, लाइट इस साइड नहीं जा सकती, और लाइट इस साइड नहीं जा सकती, तो जो भी इमेज बनेगा वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। जहां सच में लाइट रे जाती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं वो रियल इमेज होता है, और जहां हम रीट्रेस करके इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है या इमेजिनरी इमेज होता है। तो दोनों ही केस में इमेज वर्चुअल या इमेजिनरी है। तो ये दोनों बातें करेक्ट हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये दोनों बातें करेक्ट है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज लेस आर इक्वल टू फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर ए, और इमेज इज इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इफ v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, अगर दो ऐसे मीडियम आप ले लेते हैं, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, यहां पर लाइट की स्पीड v1 है, यहां पर लाइट की स्पीड v2 है, और कह रहे हैं कि देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, स्पीड के फॉर्म में बताना है। वो स्नेल का फार्मूला आपने कंप्लीट वर्जन इसका पढ़ा है, जो स्नेल का फार्मूला है उसका कंप्लीट वर्जन क्या होता है, ये कंप्लीट ये होता है आपका, हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू पहले मीडियम में लाइट की स्पीड अपान दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड इज इक्वल टू पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ अपान में दूसरे मीडियम का में लाइट का वेवलेंथ। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला स्नेल का, इसको आप याद रखिए। तो पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि पहले मीडियम में, जिस पहले से लाइट दूसरे में जा रही है, तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड अपान दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। तो ये आंसर हो जाएगा v1 अपान v2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, जो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, एक तो कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों सेम प्लेन होता है, सेम प्लेन में होता है, नॉर्मल ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कह रहे हैं ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि लाइट जितने एंगल पर आएगा उतने ही एंगल पर वापस जाएगा, ये किसके लिए वैलिड है, प्लेन मिरर के लिए या कर्व मिरर के लिए या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना में। ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पर लाइट आएगी तब भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। अगर ये कर्व है उस केस में भी ऐसा ही होता है, लाइट जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर वापस जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी सेम होता है। ठीक है ना, कर्व सरफेस पर भी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां का तो मिरर था लेकिन यहां पर मिरर नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है,
लेकिन आपको पता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये लाइट वापस लौट जाएगी, और ऐसे में जब वापस लौटती है तो एग्जैक्टली ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट इंटरफेस है, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, लेकिन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया तो ये लाइट वापस पहले मीडियम में लौट गई, और अब ये रिफ्रैक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रही, रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां पर I इज इक्वल टू R है, और ये घटना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये ट्रांसपेरेंट है, कोई मिरर नहीं है, ऐसा प्लेन मिरर नहीं है ये। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, कर्व सरफेस में भी होता है, प्लेन में भी होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नहीं ए और बी दोनों तो है ही, ऑप्शन सी भी करेक्ट है इसमें। ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी केस याद रखिए, क्योंकि ये सवाल काफी स्पेशल हो जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कौन सा लॉ फॉलो होता है, तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है यहां पर। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि इफ अ प्रिज्म इज अरेंज्ड इन अ पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल, देन अगर किसी प्रिज्म को ऐसी कंडीशन में अरेंज किया जाए कि डेविएशन एंगल मिनिमम हो जाए। डेविएशन एंगल क्या होता है, पहले ये शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर यहां पर लाइट आके गिरती है तो ये हुआ इंसिडेंट रे, इस वाले पॉइंट पर गिरती है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस सरफेस पर गिरा है तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे पास होगा। ये लाइट अब क्या होगा, अब ये रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल की ओर क्या होगी, ये सीधे न जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे पास होगी, वापस से इस वाले इंटरफेस पर गिरेगी, वापस से नॉर्मल बनाएंगे। डेंसर टू रेयरर जा रही है तो लाइट कहां से कहां पास होगी, नॉर्मल की ओर जाने की बजाय नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये लाइट ऐसे पास होगी। आप देखिए ध्यान से, लाइट को आपने भेजा था इस डायरेक्शन में, ऐसे आप इधर भेजना चाहते थे, लेकिन प्रिज्म की वजह से वो लाइट इधर निकल रही है, तो कितना अपने रास्ते से डेविएट हो गई, भटक गई। पीछे बढ़ा करके चेक कर लीजिए, ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं डेविएशन एंगल, और ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये जो डेविएशन एंगल है, अगर आप चाहते हैं कि वो डेविएशन एंगल कम से कम हो जाए तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये पूछ रहे हैं। और इसके लिए बहुत फेमस एक ग्राफ है जिसको बोलते हैं आई डेल्टा कर्व। और देखिए, बड़ा आज तो खास मौका है ये एग्जांपल को समझाने का। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा। और ये ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डेविएशन एंगल घटेगा 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 घटेगा, घट करके एकदम लोवेस्ट सिचुएशन में जितना जा सकता है वहां तक जाएगा। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे तो डेविएशन एंगल घट रहा था, लेकिन एक मिनिमम कंडीशन पर जाने के बाद, एकदम बुरी हालत में जाने के बाद, अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो डेविएशन एंगल अब नहीं घटेगा बल्कि उल्टा बढ़ेगा। ये बिल्कुल वही सेम चीज हुआ है। अंग्रेजों ने हम सब के ऊपर इतने सारे अत्याचार किए तो पहले लोग डर रहे थे, दब गए, है ना। जैसे जैसे उनका जो अत्याचार है वो बढ़ता गया वैसे वैसे सारे लोग डरते गए डरते गए डरते गए डरते गए, और उनका शोषण होता गया होता गया होता गया होता गया। एक एक्सट्रीम कंडीशन के बाद में, आपको पता है वो 1857 की क्रांति जो है जिसमें मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, वहां से स्टार्ट हुआ। मतलब ये जो शोषण हो रहा है ना, उस शोषण में एकदम एक्सट्रीम शोषण की कंडीशन में जाने के बाद अब चाहे कितना भी शोषण कर लो, अब और नहीं दबना है बल्कि उसका रिवर्स रिप्लाई करना है। जितना परेशान करोगे उतना जवाब देंगे, है ना। तो उसके बाद ये लड़ते लड़ते लड़ते, यानी ये जो समय है ये है 1857 का समय, और यहां पर हम लोग पहुंच गए 1947 में, ठीक है ना। और ये कुछ 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में विदेशी लोगों का हमारे देश में आगमन हुआ था, पुर्तगालियों का, उसके बाद सारा प्रोसेस चला, ये सारा प्रोसेस रहा है, ठीक है ना। तो आज 15 अगस्त के दिन ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, ये अत्याचार है, ये हमारे देश पे
जिन्होंने मुसीबत लाई ये वो लोग हैं। और ये क्या है, ये है हमारा शोषण। ये क्या हो रहा है, शोषण, हमारी स्थिति। जैसे जैसे मुसीबत बढ़ता गया वैसे वैसे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये डेविएशन एंगल घटते 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 मिनिमम होगा। अब आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लीजिए, डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, अब नहीं घटेगा बल्कि बढ़ने लगेगा। तो जो ये मिनिमम वाली कंडीशन थी यहां पर जो डेविएशन एंगल की वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी, जिसको हम बोलेंगे मिनिमम डेविएशन एंगल। और ये मिनिमम डेविएशन एंगल जब आपको मिला तो पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के एग्जैक्टली इक्वल है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला उस टाइम पर हमने देखा कि ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली इतना ही है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है I इज इक्वल टू ई, और जब I इक्वल टू ई होता है तो यहाँ का एंगल R और यहाँ का एंगल R डैश भी क्या होता है, इक्वल। वैसे केस में डेल इक्वल टू हो जाता है डेल एम, यानी डेविएशन एंगल हो जाता है मिनिमम। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन है। तो यहां पर यही पूछ रहे थे मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में क्या अरेंजमेंट होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी रेनबो टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं। जब हम लोग वो रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेनबो के फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां होता है, डिस्पर्सन कहां होता है और सिंपल रिफ्रैक्शन कहां पर होता है ना। वहां पर रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्सन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। तो रेनबो एक अलग टॉपिक हो जाएगा अपने आप में, आधे घंटे कम से कम उसमें देने होंगे, तो वो क्लियर होगा प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बारे में। ठीक है, वो लेक्चर के अंदर, बैच के अंदर हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 करें कि इन रेले स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट वेव इज। रेले स्कैटरिंग क्या बोलता है, रेले स्कैटरिंग बोलता है कि जब भी लाइट वेव जो है डस्ट वगैरह के पार्टिकल के बीच में से गुजरता है तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। वो लाइट क्या है, स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है चारों तरफ। और उसके लिए इन्होंने फार्मूला भी बताया, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ये आपका हुआ रेले स्कैटरिंग का फार्मूला। मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जैसे कि वॉयलेट, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जैसे कि रेड। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको पता होंगे, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो रेले स्कैटरिंग जो कहता है कि लाइट जो है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से बिखर जाती, स्कैटर्ड हो जाती है, वो रेले स्कैटरिंग की ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि साइज ऑफ स्कैटरर इज मच मच लेस देन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। मतलब कि अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है और ये लाइट जब गई तो यहाँ जो डस्ट पार्टिकल थे, स्कैटर थे, उनकी वजह से ये लाइट जब स्कैटर्ड होती है इस तरीके से, जिसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, तो यहां पर ये घटना जब होती है तो वहां ये कंडीशन होल्ड करता है कि इस पार्टिकल का जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ से काफी कम होता है। तो यहां पर ये पूछ रहे थे कि जो लाइट का वेवलेंथ है वो कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लाइट का वेवलेंथ स्कैटरर के साइज से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उल्टा मत कर दीजिएगा, इन्होंने स्कैटरर का साइज नहीं पूछा है, इन्होंने लाइट के वेवलेंथ के बारे में पूछा है कि लाइट का वेवलेंथ कैसा होता है। तो लाइट का वेवलेंथ स्कैटरर या इस पार्टिकल के साइज या डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस इज। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो लगातार फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो यहां पर आपको फ्रिंज पैटर्न इसके सामने यहां पर मिलता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद मिलता है अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, अल्टरनेट डार्क ब्राइट ऐसे करके ये ब्राइट होता है। तो ये जितनी भी यहाँ फ्रिंजेस मिलती हैं, चाहे ब्राइट की बात कर लीजिए चाहे डार्क की बात कर लीजिए, सारी की सारी जो फ्रिंजेस हैं उनकी जो चौड़ाई है बिल्कुल बराबर होती है। तो अगर इनकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या है, बिल्कुल बराबर है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बनते हैं उनकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है, बीटा बराबर डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, ये इसका फार्मूला भी होता है।
इन दोनों स्लिटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका स्मॉल डी, स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। ठीक है, तो दोनों किसी भी दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बिल्कुल सेम निकलता है। तो यही पूछ रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस, तो आप बोलेंगे इसका आंसर क्या है, इक्वल। ठीक है ना, इक्वल। और करें प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, तो वो डिस्टेंस या फ्रिंज विड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल्कुल उल्टा होता है। डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं, डिस्टेंस का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चेंजेस। ऑप्शन देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज। जब लाइट पोलराइज्ड होता है, अगर ये कोई पोलराइजर है तो आपको पता ही है कि इसमें अगर हम अनपोलराइज लाइट को भेजते हैं, अनपोलराइज लाइट मतलब जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन, लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है या ऑर्डिनरी लाइट होती है। और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा उसको पोलराइजर बोलते हैं। यहां से इस लाइट को हम लोग ऐसे भी कंपोनेंट के फॉर्म में दिखाते हैं। अगर इन सारे वेक्टर को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करें तो डॉट और ऐसे एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से ये वाले वाइब्रेशन इसके ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, ये वाले वाइब्रेशन इसके ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो जो इसके ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल वाले वाइब्रेशन है, खाली वो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बाहर निकलेंगे, बाकी सारे जो इसके परपेंडिकुलर वाले हैं वो सब रुक जाएंगे। तो आप देखिए अनपोलराइज्ड लाइट जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हुआ तो आधे वाइब्रेशन तो रुक गए, आधे ही बाहर निकले। तो पहली ही बार जब यहां पर पोलराइजेशन हो रहा है इस तरीके का, तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो यहां पर आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट अपान में 2। पोलराइजेशन जब होता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, मतलब कुछ लाइट रुकती है कुछ बाहर निकलती है, तो इंटेंसिटी ही कम होगी, ब्राइटनेस ही कम होगी। वैसे भी एक फार्मूला होता है, अगर यहां से नहीं समझ सकते तो आपने मेलस लॉ का फार्मूला पढ़ा होगा पोलराइजर और एनालाइजर के केस में। ये फार्मूला है I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला साफ साफ बता रहा है कि जो लाइट आ रही थी अगर उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो बाहर निकलने के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो इससे अलग होगी, जो कि थीटा पर डिपेंड करेगा। ये मेलस लॉ है। तो पोलराइजेशन में केवल और केवल लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कम होती है, चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहता है, फेज सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दे रहे हैं तो गलत है, डी या सी नहीं होगा। ना तो फ्रीक्वेंसी बदलता है, ना तो वेवलेंथ बदलता है, ना ही फेज बदलता है, कुछ नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि आधी लाइट रुक जाती है या आधी से कम, जो भी है जैसी सिचुएशन है, इसका जो डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। तो जो चीज बदलता है वो ऑप्शन में ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चेंजेज, इनमें से तो कोई नहीं चेंज होता। ठीक है, जो चेंज होता है वो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। फ्रॉम द ब्रूस्टर्स लॉ पोलराइजेशन इट कैन बी सेड दैट द पोलराइजेशन एंगल डिपेंड्स ऑन। देखिए ये जो ब्रूस्टर्स लॉ है ये बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे पोलराइजेशन में। ब्रूस्टर्स लॉ का फार्मूला आता है तब जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, और वो भी रिफ्लेक्शन मेथड से। तो अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये कोई ट्रांसपेरेंट इंटरफेस है, ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट है, मिरर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ये इधर से ये लाइट आती है, और कैसी लाइट आती है, ये अनपोलराइज्ड वाली लाइट आती है। इसमें से कुछ लाइट इधर अंदर जाती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट जो है उसमें ये डॉट वाले वाइब्रेशंस होते हैं, ये केवल और केवल डॉट वाले वाइब्रेशन है, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में डॉट वाले वाइब्रेशन और ये पैरेलल वाले वाइब्रेशन दोनों होते हैं। अनपोलराइज्ड में, अनपोलराइज्ड लाइट में दोनों वाइब्रेशन होते हैं। यहां जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें केवल ये वाले वाइब्रेशन है, तो इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यहां पर क्या होगा, ये एरो वाले वाइब्रेशन तो होंगे,
लेकिन पूरे के पूरे डॉट वाले वाइब्रेशन इधर नहीं जाते, कुछ एक डॉट वाले इधर भी रह जाते, इसलिए ये है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, पूरी तरह से पोलराइज नहीं हो पाया, इसमें कुछ मिलावट है अभी, बट ये वाला प्योर है, ये प्लेन पोलराइज्ड है। जब यहां पर ये लाइट पूरी तरह से, ये जो लाइट है जब वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड जब होती है, उस टाइम पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को हम पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। जब रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से प्लेन पोलराइज जिस एंगल पर होती है, हमेशा नहीं होती ना, ये लाइट को अगर आप इधर बगल से भेजे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जो घटना यहां दिखा रहे हैं वो एक खास एंगल पर हो रहा है, उस खास एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल। और ये पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो नीचे वाला ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका इस वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू 10 IP। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम नहीं करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 10 IP से पता चलता है कि पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, ह्यूमन बॉडी एट इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी जिसका नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता ही होगा, कुछ 37 डिग्री, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर जो इसमें से रेडिएशन निकलता है, ये सवाल भी बहुत फेमस सवाल है ये, इसके पहले ये किसी एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में शायद आया था या यूपी के किसी एग्जाम में ये पहले आ चुका है सवाल। तो ह्यूमन बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर जो रेडिएशन इमिट करती है वो रेडिएशन कौन सी होती है ये पूछ रहे हैं। विजिबल लाइट ज्यादा अमाउंट में है, इंफ्रारेड ज्यादा होता है, या रेडियो वेव होता है, ये पूछ रहे थे। पहली बात तो कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से लगातार अपने अंदर से रेडिएशन इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, ये बात आप याद कर लीजिए। कोई भी बॉडी खाली रेडिएशन को इमिट नहीं करता है, इमिट भी करता है, साथ में एब्जॉर्ब भी करता है। इसको बोलते हैं प्रिवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है ना, प्रिवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज इसको बोलते हैं कि कोई भी बॉडी लगातार हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है। ये अलग बात है कि इसका सराउंडिंग के साथ में टेम्परेचर देखने से डिसाइड होगा कि एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है या इमिट ज्यादा कर रही है, लेकिन करेगी दोनों। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, कम इमिट करेगी। और अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये ज्यादा इमिट करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो बराबर बराबर एब्जॉर्ब और इमिट करेगी। तो ओवरऑल इफेक्ट हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता खाली हीट को ये इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, दोनों साथ में हमेशा करती रहती है। अमाउंट वाली बात है कि कौन सी चीजें इसमें से डोमिनेट कर रही या नहीं कर रही। प्रिवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस को बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा। तो कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से जो हीट इमिट करती है, उस वाले हीट को, चूंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं या हीट रेडिएशन बोलते हैं, इसका नाम रखते हैं। अब ये जो थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन है, उस हीट रेडिएशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है, थर्मल रेडिएशन क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये नेचर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का रेडिएशन यहां से लगातार इमिट होता है, हर बॉडी में से, हर बॉडी में से। उसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं, जो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम तो काफी बड़ा होता है, कल की क्लास में डिस्कस किया था, गाय यूवी इन माई रेडियो, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, रेडिएशंस हैं, उसमें से कौन सा रेडिएशन ज्यादा अमाउंट में निकलता है 37 डिग्री सेल्सियस पर। अगर ह्यूमन बॉडी की बात हो रही तो टेम्परेचर तो लगभग लगभग फिक्स हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर 37 के आसपास। तो इस टेम्परेचर पर जो रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन निकलता है वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ डोमिनेट करने वाला रेडिएशन मिलता है इस 37 डिग्री सेल्सियस पर, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर, हमें वो मिलता है इंफ्रारेड रेडिएशन।
इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ह्यूमन बॉडी लगातार इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता रहता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तो आधे से ज्यादा क्लास ओवर हो गई, आप लेट हैं काफी बट कोई नहीं। विजिबल लाइट नहीं निकलती हमारी बॉडी में से, नहीं तो पता चले कि हमें टॉर्च की जरूरत ही ना पड़े, अंधेरे में खुद जाके खड़े हो जाएंगे, विजिबल लाइट निकलेगी, सारा कमरे में उजाला हो जाएगा। विजिबल लाइट नहीं निकलती, इंफ्रारेड लाइट निकलती है, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है उसके पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए करें, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन, ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका जवाब हम नहीं देने वाले हैं, आपका आंसर हम पहले चेक करते हैं। जरा बताइए, किसी भी मेटल का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन तो समझते ही होंगे, वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, ये इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कोई भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वो मिनिमम एनर्जी को हम एच न्यू नॉट नाम दे देते हैं, इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। आप बताइए जरा कि ये वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, मेटल के टाइप पर, या मेटल के सरफेस का तरीका क्या है, सरफेस के टाइप पर, या जो रेडिएशन लाइट जो आ रही है उसके नेचर पर, या इसमें से एक से ज्यादा। ये क्वेश्चन का आंसर हम चेक कर रहे हैं, सबका चेक करते हैं। आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। तो जरा जो लोग ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो ये बात क्लियर करें कि इसमें से कौन से दो या तीन ऑप्शन करेक्ट, मतलब कौन से दो करेक्ट है या तीन करेक्ट है। ऑप्शन डी अगर आप बोल रहे हैं तो जरा बताइए इसमें से फिर ऐसे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आपको लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑल, ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, आल, नहीं 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 नहीं, आल करेक्ट नहीं है, आल करेक्ट नहीं। हालांकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इस वजह से डी करेक्ट नहीं है। टाइप ऑफ मेटल मतलब मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, सही बात है। वर्क फंक्शन मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, मेटल का सरफेस कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो रेडिएशन आ रही है उससे वर्क फंक्शन का लेना देना नहीं है। बात को समझिएगा, जो लाइट आके मेटल के ऊपर गिर रही है उस लाइट के से हमें कोई लेना देना नहीं मेटल के वर्क फंक्शन में। अगर ये मेटल जो भी हमारा है, जो भी इसका सरफेस है और जो भी इसका नेचर है, अगर इसका वर्क फंक्शन हम कह रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रेडिएशन आएगी तभी निकलेगा, या उससे ज्यादा लाइट आएगी एनर्जी की तभी निकलेगा। अब कौन सी लाइट आप भेज रहे हैं उससे इसका ये नेचर नहीं बदलेगा। ये अलग बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा, है ना, लेकिन इस बात पे वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना डिपेंड करती है कि हाँ, रेडिएशन अगर उससे कम एनर्जी का आ गया वर्क फंक्शन से तो नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जरूरत है मिनिमम, वो जरूरत हमारी नहीं बदलती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सी नहीं करेक्ट है। अब इसको आप बोलेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तुक्का तुक्का गलत हो गया, कोई नहीं, लेकिन एग्जाम में ये तुक्का काम कर जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी जिन्होंने बोला था वो तुक्का तो एग्जाम में चली जाएगा, वहां थोड़ी पूछते हैं एग्जाम में स्पेसिफिक की ऑप्शन ए और बी करेक्ट था या बी और सी करेक्ट था या तीनों करेक्ट था, वहां तो ये नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो ये तुक्का एग्जाम में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, अभी हमें समझना है चीजों को, तो अभी हम समझ के चलते हैं। एग्जाम में फिर जब जहां अटक गए, जहां कोई उपाय नहीं काम कर रहा, वहां राम भरोसे, वहां तो फिर यही करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है, रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं, यही सबसे स्पेशल बात थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी
फोटोन के बारे में एक चीज तो आप जानते हैं, फोटोन क्या है, लाइट का पार्टिकल है। ये क्या है, लाइट का पार्टिकल है। और जो फोटोन होता है इसके पास चार्ज जीरो होता है। फोटोन के पास चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। मास की अगर बात करें तो रेस्ट मास भी क्या होता है, इसका जीरो होता है, मतलब रुका हुआ फोटोन एग्जिस्ट में नहीं करता है। हाँ, काइनेटिक मास की बात करेंगे तो काइनेटिक मास इसके पास होता है। काइनेटिक मास निकालने के लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, और यहां पर आप लिखेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक मास। जबकि रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। मोमेंटम की बात करें तो इसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम के लिए आप फार्मूला लिखेंगे P इक्वल टू होता है ये h बाई लैम्डा। अब ये h बाई लैम्डा को और क्या लिख सकते हैं, तो ये जरा फार्मूला आप देखिए, एनर्जी का फार्मूला है फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम एच सी अपान न्यू को सी अपान लैम्डा भी बोलते हैं। हमें एच अपान लैम्डा निकालना है तो सी इधर आके डिवाइड करेगा इसमें या इसमें, तो आपको यहां से एच अपान लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगा एच न्यू अपान सी, एच न्यू अपान में सी। फ्रीक्वेंसी को न्यू की बजाय एफ अगर लिख दिया जाए तो ये एच एफ अपान सी, ये किसकी वैल्यू है, एच बाई लैम्डा की। और वही एच बाई लैम्डा क्या होता है, फोटोन का मोमेंटम होता है। तो एच एफ अपान में सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, बोहर्स मॉडल कैन बी अप्लाई टू, बोहर का मॉडल किसके लिए अप्लाई हो सकता है, तो ध्यान देना है आपको। बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, पहले टॉमसन का मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद बोहर मॉडल, उसके बाद सोमरफील्ड मॉडल, उसके बाद वेक्टर एटम मॉडल, है ना। तो ये जो मॉडल का जो एटॉमिक मॉडल का जो इवोल्यूशन है, उसमें थर्ड नंबर पर आता है बोहर का मॉडल। जो बोहर का मॉडल है वो हर तरह के एटम पर अप्लाइड नहीं किया जा सकता, अप्लीकेबल नहीं है हर तरह के एटम पर। बोहर का जो मॉडल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ही एटम या आयन के ऊपर अप्लीकेबल है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक बचा, इसके ऊपर लग सकता है। लिथियम की बात करें, तीन इलेक्ट्रॉन होता है, दो निकल जाए तो एक बचेगा। बेरिलियम की बात करें तो चार होता है, तीन निकल जाए तो एक बचेगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन। केवल और केवल इन्हीं के ऊपर हम बोहर के थियरी को, बोहर के एटॉमिक मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल आयनाइज्ड जो होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम आयन एक इलेक्ट्रॉन, ऑल द आयंस विद यहां पर लिखा था यूनिट, ऑल द आयंस विद यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक ही यूनिट तो चार्ज है इसके ऊपर, सॉरी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, सॉरी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बोल सकते आप। यहाँ पर देखिए 3 यूनिट चार्ज है, इसमें 2 यूनिट चार्ज है, इसमें 1 यूनिट चार्ज है, तो ये बात तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाँ ठीक है बिल्कुल, ये नाम मैं भूल रहा था, हाइड्रोजन लाइक बोलते हैं इसको ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम से आयन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन, ये नाम से बुलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। वहां पर बोहर का मॉडल अप्लाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने बहुत सारे क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, वेक्टर एटम मॉडल के अंदर 7 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, जिसमें से 4 क्वांटम नंबर मेन होते हैं। उन चारों में से पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कमाल की बात आपको दिखाते हैं, हिंदी मीडियम में कमाल की बात आपको दिखाते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और हिंदी के भरोसे पेपर देने गए हैं, ये देखिए, ये हमने वही लिख दिया जो पेपर में लिखा था, और ये हमने गलती से सही लिख दिया, पेपर में ये नहीं लिखा था, पेपर में ये लिखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होता है, ये वाला प्रिंसिपल नहीं होता है, सिद्धांत वाला, मुख्य वाला, स्कूल वाला जो प्रिंसिपल होता है वो मुख्य प्रिंसिपल वो होता है। तो हमने गलती से ये प्रिंसिपल तो सही लिख दिया था, बाद में देखा हिंदी में ये लिखा हुआ ट्रांसलेशन में, तो गूगल वाला ट्रांसलेशन काफी अच्छे से किया गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं, वो चीज है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें से क्या डिसाइड करता है, एनर्जी, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस,
टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखिए बोहर के मॉडल से अगर आप देखें तो आपको पता है En इक्वल टू होता है माइनस में ये फार्मूला होता है एनर्जी का, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिट की संख्या को बताता है। अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, तीसरे में घूम रहा है तो 3 होगा। तो nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी का फार्मूला है माइनस में RCH(Z²/n²। यहां से पता चलता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसाइड करता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो न्यूक्लियस के चारों ओर पहला ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरे में घूमेगा, तीसरे में घूमेगा। तो ये जो अलग अलग ऑर्बिट है इनका रेडियस का फार्मूला होता है Rn इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n²h²/πmze², ये इसका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले से भी आपको दिख रहा है कि जो Rn है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, यानी कि ऑर्बिट पता चल जाएगा तो मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस यानी ये रेडियस पता चल जाएगा, है ना। और यहां से हमें पता चल रहा है कि ये एनर्जी भी पता चल सकता है। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल mvr इक्वल टू क्या होता है nh/2 h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, और ये जो इंटीग्रल मल्टीपल में n लिखा हुआ ये क्या है, ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहाँ 1 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम h/2 आएगा, दूसरे में घूमेगा तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 इंटू h/2 आएगा। तो ये तीनों बातें हो सकती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ये सब करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो हम इन तीनों की बजाय ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। मोर देन वन ऑफ दी एबव, मोर देन वन ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर कह रहे हैं कि इन हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर्स रेडियस ए नॉट इज गिवन बाय। देखिए बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट n²h²/πmze²। अगर हम बात करें पहले ऑर्बिट की और हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट की बात करें तो पहला ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात होगी तो एटॉमिक नंबर Z1 हो जाएगा। तो इन दोनों को 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पर पहले ऑर्बिट के लिए रेडियस जो मिलेगा उसको R नॉट बोलते हैं, जो कि इन्होंने क्या बोला A नॉट बोल दीजिए, तो हम भी क्या करते हैं इसको AN बोल देते हैं, nth ऑर्बिट का रेडियस, और पहले ऑर्बिट के लिए A नॉट बोल दिया, यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट h²/πme²। ये है पहले ऑर्बिट का रेडियस जो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। यहां पर अब जनरल फार्मूले में आइए जरा, तो nth ऑर्बिट का रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z की जगह पर तो 1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन nth ऑर्बिट की बात करें तो n का स्क्वायर यहां पर रहेगा, लेकिन इस n के स्क्वायर के अलावा बाकी जो भी कुछ बचा वो यही है, यानी पहले ऑर्बिट का रेडियस। तो ये हाइड्रोजन ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो पहले वाले ऑर्बिट के रेडियस का n² गुना होगा, जहां n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बताइए जरा, इन हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस a नॉट है तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए। दूसरे ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, इसके लिए 2, यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ पर आएगा a नॉट, 4a नॉट, ऑप्शन नंबर सी, 4a नॉट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे 20 पेज हो गए, 10 क्वेश्चन और है, लास्ट 10 क्वेश्चन TRE 3 के। एक चीज देखने को मिल रहा है कि जैसे हमने TRE 3 के पेपर सॉल्यूशन को स्टार्ट किया तो काफी लोग परेशान हैं कि जल्दी से सिलेबस को स्टार्ट किया जाए, लेकिन मेरा ये कहना है इस बारे में कि आप क्यों इतनी जल्दबाजी में हैं। मतलब सिलेबस तो पूरा करना ही है, सिलेबस तो स्टार्ट करना ही है, बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि कम से कम टाइम में मैं इसको बैच को कंप्लीट कर दूं।
लेकिन अगर टीआरई 3 के पेपर सॉल्यूशन को पहले स्टार्ट किया गया या इसको टाइम दिया जा रहा है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसको पढ़िए। आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। आपके लिए तो अपना इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन हमारे लिए जितने भी लोग बैच में हैं, जितने भी सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, जो भी क्लास देखते हैं आप सब लोग, तो मेरे लिए वो सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे और ज्यादा इस चीज की चिंता रहती है कि मेरी रेपुटेशन कहीं खराब ना हो जाए, मेरी ट्रस्ट वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो मुझे वो करना है, लेकिन अब वो चीज कैसे करना आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा ये भी देखना पड़ता है। तो टीआरई 3 के पेपर सॉल्यूशन का कुछ बहुत बड़ा पर्पज है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए इसी को स्टार्टिंग में टाइम दे रहे हैं। अदरवाइज हम चाहते तो ये 3 दिन में ये पेपर सॉल्यूशन को छोड़ करके हम कोई एक चैप्टर निपटा देते या कोई एक टॉपिक निपटा देते, है ना, लेकिन वो हमने नहीं किया है, क्योंकि पूरे प्रिपरेशन में आपको ये बात सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि आपकी जरूरत क्या है। जैसे ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है, इसमें बहुत सारे और मुश्किल मुश्किल भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना है। आप अपनी जरूरत यहां से समझ जाएंगे कि एक ऑर्बिट का रेडियस देकर के किसी दूसरे ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहे हैं, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम मतलब क्वांटम नंबर टॉपिक की क्या यूजेज होते हैं। अब आप चारों क्वांटम नंबर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, किसका क्या क्या यूज है, कौन क्या क्या चीज के बारे में बताता है। इस टाइप से आपको ये आइडिया लग रहा है। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें इस टॉपिक में इतनी ही जरूरत है, इतना ही पढ़ना है। अदरवाइज फिजिक्स का कोई अंत नहीं है ना, किसी भी एक टॉपिक को तो हम कितने भी दिन पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो ये इसका मेन पर्पज है। और जनरली ये होता है कि जो टॉपिक या जो भी चीज चल रहा होता है उस पर अटेंशन न जाकर के इस चीज पर होता है कि अगला स्टार्ट किया जाए। जैसे अभी मैं सोल्यूशन करा रहा हूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन अभी वही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कहेंगे सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर आएंगे तो फिर कहेंगे कि सर थियरी नहीं समझ में आया, थियरी समझा दीजिए। तो कम से कम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको कर लीजिए, क्योंकि अगला वो कंप्लीट होने के बाद जो अगली चीज बची है वही पूरा कराया जाएगा। यही सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो टीआरई 3 का पेपर सॉल्यूशन आपके लिए मस्ट है, इसलिए इसको कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वही थियरी स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आधा करके आधा छोड़ के जाए तो फिर वापस आना पड़ेगा यहाँ पर, तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी वाला एक्सरसाइज देखा जाएगा जैसा टाइम होगा और जैसी हमारी जरूरत होगी। ऐसा नहीं, एनसीईआरटी कोई भगवान नहीं है, हमें अपनी जरूरत देखनी है, ठीक है। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चलना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो फिजिक्स के बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बुक्स में मिल सकते हैं, जो हम चाहे तो कर भी सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा कि आप कितना समय दे सकते हैं और कितनी चीजों के लिए आप रेडी हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, वापस से वहीं पर आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 71। क्वेश्चन नंबर 71 पर पहुंच गए हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं प्लूटोनियम 239, इसकी क्या खास बात है? हाईली स्टेबल है, हाईली रेडियो एक्टिव है, या फिजनेबल है, मोर देन वन, नन ऑफ दी एबव। तो आपको पता है यूरेनियम 92-235 नाम सुना है आपने? ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, फिजन के पर्पज से, तोड़ने के लिए, विखंडन करने के लिए। वहीं पर यूरेनियम से भी कहीं ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है प्लूटोनियम 239, जिसका ये एटॉमिक नंबर कितना है? 94 है। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल्स हैं, हाईली, आप कह सकते हैं ये फिजनेबल सब्सटेंस है, मतलब इनका विखंडन कराया जा सकता है। तो ये एज अ फिजन प्रक्रिया में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द न्यूक्लियर प्रोसेस, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है कि कार्बन 611 और ये कन्वर्ट हुआ है बोरॉन 511 में। यहां बीटा प्लस लिखा है और प्लस यहां डैश लिखा हुआ है। इस डैश की जगह पर इसमें से क्या आएगा बताना है।
ध्यान रखिए, दो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक बीटा प्लस डीके होता है, एक बीटा माइनस डीके होता है। ठीक है, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके, मतलब हम जो बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो वो अल्फा बीटा गामा में जो बीटा है वो दो वैरायटी का होता है, एक बीटा पॉजिटिव होता है और एक बीटा निगेटिव होता है। नॉर्मली जब हम लोग खाली बीटा पार्टिकल बोलते हैं तो हमारा बीटा माइनस से मतलब होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात किया जाए तो दो तरह का बीटा होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। खाली बीटा बोलने का मतलब कि हम ये मान के चलते हैं बीटा माइनस। तो जो बीटा प्लस डीके होता है उसमें अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका मास नंबर A है, तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में यहां पर ये एटॉमिक नंबर में 1 चेंज होता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। यहां पर साथ में अब आपका आएगा बीटा प्लस, सॉरी बीटा, ये बीटा प्लस आएगा, बीटा प्लस आएगा और प्लस में यहां पर एक और पार्टिकल आएगा। दूसरा देखिए बीटा माइनस में क्या होता है, यहां पर Z होता है, यहां पर A होता है, और इसमें ये कन्वर्ट होता है जब x से x डैश में या कह लीजिए y में, ये जब y में कन्वर्ट होगा, तो यहां जब ये y में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, यहां पर आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 प्लस हो जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, एक बीटा माइनस आता है और साथ में यहाँ एक और पार्टिकल आता है। ध्यान समझिएगा, जो बीटा माइनस है उसी बीटा माइनस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं -1e0। ये असल में क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। जो बीटा प्लस है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं +1e0, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, पॉजिट्रॉन भी निकलता है, मतलब माइनस बीटा डीके भी होता है, प्लस बीटा डीके भी होता है। अब अगर आप देखिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल होता है, कंजर्व होता है। तो यहां पर Z लिखा है, यहाँ Z-1 लिखा है, यहाँ +1 लिखा है, तो Z-1 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। यहाँ e के पावर में यहाँ 0 है, 0 + a करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा। ये बैलेंस हो गया। यहां पर देखिए यहाँ Z है, यहाँ Z+1 है और इसमें क्या लिखा है -1, तो -1 और Z+1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। और यहाँ 0 लिखा है तो 0 और a करेंगे तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी दोनों रिएक्शन में अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस है, तो ऐसा कोई पार्टिकल आना चाहिए जिसमें कोई भी एटॉमिक नंबर या मास नंबर ना हो। ऐसा पार्टिकल आना चाहिए जिसका कोई भी एटॉमिक नंबर मास नंबर ना हो। यहां पर बीटा प्लस में आपको मिलता है न्यूट्रिनो, और यहां बीटा माइनस में आपको मिलता है क्या, यहां पर आपको मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है ना, बीटा प्लस में मिलता है न्यूट्रिनो और बीटा माइनस में मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये बीटा प्लस का एग्जांपल है। यहां पर जो पार्टिकल आएगा वो क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। तो बीटा प्लस में न्यूट्रिनो आता है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया और एंटी न्यूट्रिनो दिया है। एंटी न्यूट्रिनो कहां आता है, वो जब बीटा माइनस डीके होता है यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है उस केस में। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, विच एलिमेंट कैन बी यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए होता क्या है कि एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें जब कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं जिसको हम लोग डोपेंट बोलते हैं, तो इंप्योरिटी मिलाने के बाद आपका ये सेमीकंडक्टर दो टाइप का बन जाता है। दो टाइप का, कौन सा, एक बन जाता है पी टाइप और एक बन जाता है एन टाइप। ऐसा कौन सा चीज मिलाया जाए, ऐसी कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाए कि पी टाइप बन जाए और ऐसी कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाए कि एन टाइप बन जाए। इसके लिए याद रखिए, पी टाइप बनाने के लिए आपको यहाँ ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी मिलाना होता है। ट्राई वैलेंट डोपेंट मिलाने से पी टाइप बनता है, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी या डोपेंट मिलाने से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है।
ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे कि बोरॉन, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि गैलियम, जैसे कि इंडियम, जैसे कि थैलियम, ये सब आपके ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप इन सबको मिलाएंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, जिसका एग्जांपल है आपको पता है फास्फोरस, जैसे कि आर्सेनिक, जैसे कि एंटीमनी, ये सब आपके पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनको मिलाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा एलिमेंट मिलाया जाए, डोपेंट का एग्जाम नाम क्या होगा। तो आपको पी टाइप बनाना है तो डोपेंट में ये चीजें चलती है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। यहां पर तो दिया है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तो पेंटावैलेंट होते हैं, इनको मिलाने से एन टाइप बनता है, पी टाइप नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। अच्छा, एक चीज आप लोग एक काम करेंगे, जो भी आप आंसर दे रहे हैं ना, ऐसे आप जवाब दीजिए जैसे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ में, ताकि ये तो पता चले आपके आंसर आगे पीछे आते हैं तो मिक्स हो जाता है इसमें। 72 का ए है, 73 का बी है, ऐसे आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74। विथ इंक्रीज इन मेटल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। देखिए, टेम्परेचर को बढ़ाने से मेटल की रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है, तो दो चीजें हैं, मेटल यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। मेटल यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो मेटल की खास बात यह है कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी घटती है। इसीलिए यहां बोला जाता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव इसके बेसिस पर कैसे बता रहे हैं, ये फार्मूला होता है रो इक्वल टू रो नॉट या आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूले से ये चीज आप बता सकते हैं, यहां से कंपेयर करके आप बता देंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है शुरुआत में और टी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी। तो मेटल का केस इन्होंने पूछा है, टेम्परेचर को बढ़ाने की बात हो रही है, तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 74 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। इन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड और डायोड वाल्व जो है वो एसी को डीसी में काम बदलने का यानी रेक्टिफायर का काम करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे वो रेक्टिफायर है। किसका इस्तेमाल होता है, पीएन जंक्शन डायोड या डायोड वॉल्व का इस्तेमाल होता है ये काम करने के लिए। तो रेक्टिफिकेशन में एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वोल्टेज या करंट कुछ भी हो, एसी को डीसी में ये कन्वर्ट करता है, बाकी चीजें यहाँ पर गलत लिखी हैं। एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, डायोड का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है ना, डायोड रेक्टिफायर का काम करता है और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है, तो यहाँ एम्पलीफिकेशन की बात नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, गुंजन ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स फॉरवर्ड बायस ऑफ अ डायोड। देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी जो बायसिंग होती है, दो टाइप की बायसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस कब बोला जाएगा, रिवर्स बायस कब बोला जाएगा, इसको समझिए। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये तरीका होता है। ये है हमारा क्या, पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें जो एरो है वो क्या बताता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये क्या है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सिंबल है हमारा, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल पर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर लोअर पोटेंशियल पर होता है। पी टाइप हायर पर होता है और एन टाइप लोअर पर होता है। तो जब जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को हायर पोटेंशियल पर रखेंगे, एन टाइप को लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे, ये फॉरवर्ड बायस बोला जाएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, पी टाइप को लोअर पोटेंशियल पर रख दीजिए और एन टाइप को हायर पोटेंशियल पर रख दीजिए,
तो ये आपका रिवर्स बायस बोला जाएगा। अब इस चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में देख लीजिए कौन फॉरवर्ड बायस आपको दिख रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर 2 वोल्ट पर है, एन टाइप 0 वोल्ट पर है, 2 वोल्ट 0 वोल्ट से बड़ा है, मतलब पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टाइप निगेटिव से जुड़ा है। पी टाइप हायर पोटेंशियल पर है, एन टाइप लोअर पोटेंशियल पर है। ये फॉरवर्ड बायस का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए पी टाइप आपका -3 वोल्ट पर है और एन टाइप आपका जो है वो 0 वोल्ट पर है। 0 और 3 में बड़ा कौन है? 0 और -3 में बड़ा कौन है? 0 बड़ा है और -3 छोटा है, यानी ये पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल बोला जाएगा, ये लोअर बोला जाएगा। तो आपने पी टाइप को लोअर से जोड़ दिया, एन टाइप को हायर से जोड़ दिया, ये रिवर्स बायस का केस हो गया, ये वाला केस बन गया। यहाँ पर फिर से देखिए ये पी टाइप आपका जुड़ा है -2 वोल्ट से, एन टाइप जुड़ा है -3 वोल्ट से। आपको पता है -2 वोल्ट -3 वोल्ट से बड़ा होता है। ये क्या होता है? -2 -3 से बड़ा होता है। नंबर लाइन पर अगर आप देखें 0 के बाएं जा रहे हैं, -2 पहले आएगा, -3 बाद में आएगा, तो -3 छोटा है, -2 बड़ा है। तो पी टाइप को हायर पोटेंशियल पर, एन टाइप को लोअर पोटेंशियल पर, ये तो फॉरवर्ड बायस का केस होता है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए इसमें पूछ रहे थे कौन सा एग्जांपल है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत सारे लोग पहले ही जवाब दे चुके हैं। 76 का ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजीत पंडित, नूर बानो, कुंजन इसवार, प्रिंस कुमार, मोहम्मद दानिश और पिंटू कुमार। ठीक है, चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज। ट्रांजिस्टर में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल की वैल्यू को एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई या एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर, एज अ स्विच इस्तेमाल किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल हम रेक्टिफायर के रूप में करते हैं और जेना डायोड का यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जब हम उसको एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं तो 3 अलग अलग तरीका है, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन इमीटर और एक कॉमन कलेक्टर। इसका क्या मतलब होता है वो बैच में पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा होता है, कॉमन इमीटर में सॉरी हाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है। कॉमन बेस में अल्फा है, कॉमन इमीटर में बीटा है और कॉमन कलेक्टर में यहाँ पर गामा होता है। ये तो हम करंट गेन की बात कर रहे हैं क्योंकि अगला सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है। और कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। कॉमन कलेक्टर में भी इनपुट और आउटपुट का फेज डिफरेंस 0 होता है, लेकिन कॉमन इमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। मतलब कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट अपोजिट फेज में होते हैं। ये फेज रिवर्सल की तरह काम करता है, ये काफी अलग है और काफी स्पेशल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट अपोजिट फेज में हो जाते हैं, जबकि बाकी दोनों में सेम फेज में रहते हैं, इसलिए फेज डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ किस पर पूछा गया? कॉमन बेस एम्पलीफायर का। कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 77 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तीनों जवाब याद रखिए, खाली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, बाकी चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहे हैं कि इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, अब देखिए अभी तक ये सवाल पिछला कॉमन बेस का था, अब ये कॉमन इमीटर का है। तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होता है तो करंट गेन की वैल्यू 100 है। और आप जरा देख लीजिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से, कॉमन बेस में अल्फा से और कॉमन कलेक्टर में गामा से। तो ये अगला सवाल हमारा कॉमन इमीटर का है जिसमें करंट गेन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बीटा की वैल्यू गिवन है 100 और आगे कह रहे हैं इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम। इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलो ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? आउटपुट रेजिस्टेंस का मतलब आर एल, इसको लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस है वो है 10 किलो ओम। अब कह रहे हैं कि क्या निकालिए? अब आप निकालिए वोल्टेज गेन। करंट गेन दिया था, वोल्टेज गेन पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू में रेजिस्टेंस गेन, मतलब कि आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस अपान में इनपुट रेजिस्टेंस। अगर पावर गेन पूछते तो यहीं पर क्या हो जाता? पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा करंट गेन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर एल अपान में आर आई। या ऐसा भी कर सकते थे, इसमें एक बीटा को अलग कर देते तो आपको मिलता वोल्टेज गेन इनटू में क्या करंट गेन, वोल्टेज गेन इनटू में करंट गेन इक्वल टू पावर गेन, ये भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम इससे करेंगे। पावर गेन निकालना है तो करंट गेन यहां पर 100 है, और लोड रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम है, और आपका इनपुट रेजिस्टेंस कितना 1 किलो ओम है, तो ये भी किलो ओम ये भी किलो ओम, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1000 आएगा, 10 पावर 3। वोल्टेज गेन कितना हुआ 10 पावर 3 यानी कि 1000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये करंट वोल्टेज गेन का फार्मूला है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहे हैं कि नॉर गेट हैज टू इनपुट ए एंड बी, इट्स आउटपुट वाई कैन बी गिवन एज। नॉर, नॉर का मतलब क्या होता है, नॉर को अगर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा, नॉर में एन का मतलब नॉट होता है, नॉट ऑफ आर को नॉर कहते हैं, नॉट ऑफ आर को नॉर कहते हैं, मतलब और गेट का नॉट ले लीजिए, और गेट का किसका, और गेट का नॉट ले लीजिए, वो नॉर बोला जाएगा। और गेट का नॉट लेने का क्या मतलब हुआ कि पहले आपके पास कोई और गेट होगा, उसमें आप दो इनपुट ए और बी देंगे, उसका कुछ आउटपुट निकलेगा, ये क्या है, ये तो और गेट है, और इसी और गेट का क्या ले लीजिए नॉट, किसका, नॉट ऑफ किसका आर का, इस और गेट का नॉट कर लेंगे तो ये नॉट गेट है, नॉट गेट में अब यहां पर फाइनल आउटपुट निकलेगा, ये आपका हो गया नॉट गेट। तो ये और है ये नॉट है, लेकिन जब आप और का नॉट ले लेते हैं, नॉट ऑफ और, दैट इज कॉल्ड नॉर, ये नॉर गेट है। अगर ये ए है और ये बी है, और गेट का यहाँ जो आउटपुट आएगा आपको पता है ए और बी ऐसे लिखा जाता है, नॉट में क्या होता है इसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाई हो जाएगा, ये नॉर गेट का आउटपुट हो गया। और इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, या तो ऐसे दिखाइए, या तो और में खाली बबल लगा दीजिए, ये वाला बबल लगा दीजिए, तब भी ये नॉर गेट बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, अब ये नॉर गेट है इकट्ठा, ये है ए ये है बी, अगर ये और होता तो आपको मिलता y इक्वल टू ए और बी, लेकिन ये नॉर है मतलब इसका नॉट हो गया, ये और बी का नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का और आज की इस क्लास का भी, जिसमें करें कि ना लॉजिक गेट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, अगर सारे इनपुट 1 होते हैं देन आउटपुट इज 0, तो कौन सा लॉजिक गेट है, अगर सारे इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 आता है, कौन सा लॉजिक गेट है, अगर सारे इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है, इसको बोलते थे एंड गेट, ये तो था, जब इनपुट ए एंड बी दोनों को देंगे तब आउटपुट मिलेगा, इसी को बोलते थे एंड गेट, ए एंड बी को इनपुट देने पर आउटपुट मिले एंड, ए और बी में से किसी को भी इनपुट देने पर अगर आउटपुट मिले तो वो और, ए और बी, तो यहां करें ए और बी का इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बताइए 1 तो आता था एंड में, लेकिन 0 कैसे आएगा, अगर इसको 0 करना है तो आप इसी को क्या कर लीजिए, इसी का नॉट कर लीजिए, इसी 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब जो एंड गेट का आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा फिर एंड का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट लेना होगा, दैट इज नैंड, ये क्या हो जाएगा नैंड, भाई एंड गेट होता तो 1 आता, लेकिन 0 आ रहा है तो 0 कैसे आएगा, उसी एंड का नॉट कर दीजिए तो नैंड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नैंड गेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ पूरा हो गया आपका टीआरई 3 का पेपर सॉल्यूशन। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके इस पूरे पेपर के एनालिसिस में, सॉल्यूशन डिस्कशन में कोई मिस्टेक ना हो। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि 100% चीजें सही हैं, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कोई भी मिस्टेक ना हो, वेल रिसर्च करके हमने आपको सारे 80 क्वेश्चन का जो जेन्युइन आंसर हो सकता है, जो रीजन हो सकता है, वो हमने बता दिया है। ठीक है, तो जो लोग टीआरई 3 का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ये डिस्कशन से उनको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। और जो लोग टीआरई 4 में अभी अपीयर होने वाले हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा यहाँ इस पूरी 3 क्लास का जो मैसेज था, पर्पस था, वो सिर्फ एक पर्पस है, आपको आंसर भले ना समझ में आया हो एक भी,
लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना समय देने से आराम आराम से एक एक क्वेश्चन पर कि क्या आपकी जरूरत है इस टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और जैसा ये टीआरई 3 का पेपर आया है, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारा अगला पेपर भी ऐसा ही होगा। ये बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर, ये 1-2 से भी आसान है। इतना आसान पेपर आएगा ये बिल्कुल हम मान करके अपनी तैयारी नहीं करेंगे। हम अगर ये पेपर यहां पर है तो हम अपनी प्रिपरेशन यहां पर करेंगे, भले ही पेपर यहां तक आ जाए, है ना। एक जेन्युइन हाइट तक हमें अपने आप को एडवांस लेकर चलना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये पेपर आसान आया तो अगली बार भी वैसा ही आएगा या उससे आसान आएगा। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप हमेशा डिफिकल्ट वर्स्ट सिचुएशन लेकर चलिए तो सेफ जोन में आप रहेंगे। ठीक है ना। तो पूरे बैच का जो टोन होगा वो यही होगा कि टीआरई 3 के पेपर से हम काफी ऊपर बात करेंगे, ताकि हम पूरी तरह से सेफ रहें। पेपर भले आसान आ जाए कोई बात नहीं, और हम खूब आराम से 2 से 2.5 महीने में वो जो हमारी हाइट है वो हाइट को हम अचीव कर लेंगे खूब अच्छे से। ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि ये 3 लेक्चर से कुछ आपको आइडिया मिला होगा, एक रेफरेंस मिल गया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है? हाँ, क्या कह रहे हैं? a प्लस बी बार इक्वल टू ए बार इंटू बार वी बार भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, कुछ और दिया था, ये हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मिस्टेक है, इसको देख लीजिए। ये इन्होंने सही कहा कि अगर ये क्वेश्चन का जो आंसर था वो किसकी बात हो रही थी, नॉर गेट में, तो ये नॉर गेट है। लेकिन आपको पता है, आपने वो पढ़ा डिमोर्गन्स थ्योरम। डिमोर्गन्स थ्योरम कहता है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और a इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमोर्गन्स लॉ है, और ये डिमोर्गन्स लॉ के हिसाब से अगर आप देखें तो 2 आंसर करेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। डिमोर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये अगर सही है तो यही सेम चीज ये भी है, तो ये दोनों करेक्ट हो गए, इसलिए हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो हमारा टीआरई 1 और टीआरई 2 का पेपर है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अब कल अभी हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद बीच में हम टाइम को अरेंज करते हुए, पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लास, नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में हम बाकी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो और 2-2 पार्ट में करेंगे, 40-40 क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा लेक्चर रखेंगे, और रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा लेक्चर आपका। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सोल्यूशन कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें। बाकी कल से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, और सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12th वाला जो टॉपिक होता है वहां से कहीं से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह से। तो हम आपको आपके ग्रुप के अंदर उसका अपडेट दे देंगे कौन सा टॉपिक कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक बार थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं कि किसमें कितना टाइम लग रहा है और क्या माइंडसेट के साथ आप अभी इनिशियल क्लास में आप पढ़ेंगे। तो सबसे आसान कोई टॉपिक चूज करेंगे जिससे आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद बीच में हम बाकी सारे टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्लास क्या करें, मंडे से होगा क्लास, मंडे से होगा। इसके लिए पहले आज कौन सा डे है, आज तो अभी थर्सडे है, नहीं अभी कल क्लास होगी शायद। उसके बाद कल के बाद ना हो, 2-3 दिन का ऑफ रहे, रक्षाबंधन और उसकी वजह से गांव जाना है और आप लोग को भी जाना ही होगा, शायद कल के बाद ना हो, लेकिन अभी जब तक है यहाँ पर क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है ना। चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और जो उसका टॉपिक है वो आपको ग्रुप में अपडेट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।